हेलो फ्रेंड्स, O2IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल की हरियाणा जीके की सीरीज में मैं लोकेश जाका आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आई होप आपने जो पिछली लेक्चर्स हैं वो आपने अच्छे से देखे हुए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को देखिए ताकि आप जो भी कहानी आएगी वो आप आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस लेक्चर से जुड़ी हुई PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो O2IAS एकेडमी की ऐप आपको प्ले स्टोर पे और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। उसके माध्यम से आपको बहुत सारी फ्री सुविधाएं और साथ में हरियाणा सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम आ रहा है उस एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत सारे बैचेज चले हुए हैं। आप उनमें इन्वॉल्व होके अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। और ये हमारा एक फाउंडेशन कोर्स है, आप चाहें तो इसे भी परचेज कर सकते हैं। तो आई होप आपकी HCS की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हरियाणा जीके हरियाणा सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो उसमें आगे बढ़ते हुए हमने पिछला जो काल देखा था वो महाजनपद काल तक का देख लिया था। महाजनपद काल के बाद जो अगला काल है उसका नाम है मौर्य काल। आज हम जो देखेंगे, पहले देखेंगे मौर्य काल, उसके बाद देखेंगे पोस्ट मौर्य एज मौर्योत्तर काल, उसके बाद हम देखेंगे गुप्त काल, और उसके बाद देखेंगे गुप्तोत्तर काल पोस्ट गुप्ता पीरियड या पोस्ट गुप्ता एज। तो बेसिकली हम क्या समझने वाले हैं कि हरियाणा में समय समय पर कौन कौन आए, तो अलग अलग टाइम्स में किस किस ने हरियाणा पे अधिकार किया और कैसे किया, उन सब चीजों को समझेंगे। देखो, पहला जो शब्द है, शब्द का नाम है मौर्य एज। देखो, मौर्य एज क्या था? एक आदमी था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का एक सेनापति या ये मान लो कि भाई उसका सलाहकार था जिसका नाम था कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। उसने घनानंद नाम का एक नंदवंश का राजा होता था। जो हमने महाजनपद काल देखा था तो मगध साम्राज्य पहले छोटा था, उसमें हरियक वंश के राजाओं ने शासन किया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने काफी बड़ा साम्राज्य कर लिया। फिर उसके बाद एक शिशुनाग नाम का वंश आया, उन्होंने भी शासन किया। उसके बाद नंद वंश आया। तो नंदों के टाइम पे मगध साम्राज्य अपने चरम स्तर पर था। तो घनानंद काफी मतलब खराब टाइप का राजा था। तो उसको चैलेंज कर दिया था चाणक्य ने कि मैं आपका साम्राज्य समाप्त कर दूंगा। तो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को उसने पकड़ा और उससे बातचीत की और घनानंद के खिलाफ उससे लड़ाई लड़वाई। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उस घनानंद को मार के उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य उनके वंश का नाम था और उन्होंने ऑल ओवर इंडिया के ऊपर उन्होंने अपना शासन किया था, जिसकी वजह से इस काल का नाम रखा गया मौर्य काल, मौर्य एज। तो ये काल कब से कब तक रहा, तो हम चारों कालों को थोड़ा बेसिक सा समझ लेते, क्या रहा होगा क्या नहीं। तो ये जो काल था मौर्य एज, ये रहा था 322 BC से और लगभग 185 BC तक। इसमें आपको तीन मेन राजाओं के बारे में पढ़ना पड़ता है। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका लड़का था बिंदुसार, और उसका लड़का था अशोक। अशोक महान, द ग्रेट अशोका के नाम से भी जाना जाता है। जो अशोक था उसने काफी बड़े हिस्से पे कब्जा किया था और अपने आप में बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसने शासन किया था। कहीं ना कहीं एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसने अपने साम्राज्य को अच्छे तरीके से चला था, जिसकी वजह से अशोक को महान सम्राट की श्रेणी में रखा जाता है। तो अभी यहाँ पे पहले अशोक था, तो अशोक ने धर्म, कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने जो काम किए, उससे ऐसा लगा उसके जो वंशज थे, जो उसके बाद के जो बच्चे और उसके जो भी वंशज आए, उन्होंने ये लगा कि भाई अब पिता तो लड़ाई वगैरह से दूर है तो हम लड़ाई क्यों करें। तो वो धीरे धीरे लड़ाई से दूर होते चले गए, जिसकी वजह से उनके साम्राज्य को मतलब धीरे धीरे उस एरिया में आजादी फैलती चली गई। तो एक आदमी होता था 185 BC में जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो एक पंडित था पुष्यमित्र शुंग, इसने क्या किया था, ये सेनापति होता था भरतरथ नाम के राजा का, ये अशोक का वंशज था भरतरथ। उसको मार के इसने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो हरियाणा कुछ समय तक, पहले तो मौर्यों के काल में था, जब अशोक इधर उधर आता जाता था तो हरियाणा से ही, जब मतलब जैसे पाकिस्तान तक्षशिला वगैरह जाता था तो हरियाणा से क्रॉस करके जाता था। इसके बाद हरियाणा में अशोक ने बहुत सारे पिलर्स वगैरह गड़वाए, वो सब आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे। और अगर नहीं पढ़े तो आज उसको थोड़ा बहुत, आज यहाँ पे हरियाणा की हिस्ट्री में भी उस चीजों को फोकस करेंगे। तो बेसिकली जो पुष्यमित्र शुंग नाम का आदमी था, उसने भारत का पहला ब्राह्मण वंश स्थापित किया था। पहले ये, क्योंकि भाई मौर्यों का तो कब्जा काफी बड़े एरिया पे था, तो इसने क्या किया, फिर धीरे धीरे ये साम्राज्य छोटा होता चला गया। फिर यहाँ पे शुंग वंश आया, शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया। फिर इस एरिया में जो इतना बड़ा साम्राज्य था ये मौर्यों का, इस साम्राज्य में यहाँ तो आगे शुंग वंश के राजा, बाद में आए कण्व वंश के राजा। तो साम्राज्य धीरे धीरे आजाद होते चले गए। यहाँ पे एक
वंश आया महामेघवाहन वंश। काफी खारवेल नाम का एक बहुत जबरदस्त राजा यहाँ पे शासन करता है, तो उसका भी काफी हिस्ट्री पढ़ी जाती है। यहाँ पे जो शासन करते थे वे थे आंध्र सातवाहन वंश के राजा। तो आंध्र सातवाहन वंश के जो राजा थे उनको भी काफी फेमस माना जाता है। फिर भारत पर पहली बार विदेशियों के आक्रमण हुए। देखो विदेशियों ने आक्रमण किए, आक्रमण करके पहले क्या होता था, विदेशी आते थे, आक्रमण करते थे, जो लूटपाट करनी की, और उसके बाद वापस चले जाते थे। अब की बार जो विदेशी आए उनका मन लग गया यहाँ पे कि हम नहीं जा रहे, तो उन्होंने आके भारत के लगभग नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर काफी बड़े हिस्से पर कब्जा किया। तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा, इंडो ग्रीक शासक थे, हिंदी यवन शासक थे, उसके बाद थे जैसे आपको सुनेंगे शकनम के शासक थे, पल्लव नाम के वंश थे, और कुषाण नाम का वंश था। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इसी टाइम पे, ये जो टाइम था मौर्यों के बाद का काल नाम रखा गया, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी ऐसा वंश नहीं था जो पूरे भारत पे कब्जा करके बैठा हो। तो पहले का नाम तो रख दिया मौर्य काल। इस काल का नाम रखा 185 बीसी से लगभग 319 बीसी तक के काल को मान लेते हैं। इस काल का नाम रख दिया पोस्ट मौर्य एज, मौर्यों के बाद का काल। ठीक है। अब अगली बात क्या हुई कि ये सब जब धीरे धीरे इनका साम्राज्य समाप्त हुआ, तो एक राजा होता था जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त नाम का उसका दादा था। उसके बाद एक लड़का था घटोत्कच। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम नाम का राजा था, उसने कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया भारत के। उसके बाद समुद्रगुप्त ने काफी बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने और हिस्से पे कब्जा कर लिया। तो भारत में गुप्त नाम का जो वंश था, इससे अगला टाइम जो आएगा उस वंश में क्या होगा, पूरे भारत पे कब्जा हो जाएगा गुप्तों का। तो गुप्त वंश की वजह से इस काल का नाम रखा जाएगा गुप्त काल, गुप्त एज। तो जो गुप्त काल है उसमें इतना साहित्य वगैरह लिखा गया था, इसीलिए इसको भारत के इतिहास का गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल कहा जाता है। तो भारत में मौर्योत्तर काल में हरियाणा में क्या देखने को मिलेगा, देखो मौर्यों में तो बेसिकली अशोक के अंडर थे हम, और यहाँ पे हरियाणा के अंदर कई सारे आपको रिकॉर्ड्स, बहुत सारे पत्थरों के शिलालेख वगैरह थे। जैसे टोपरा का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, अम्बाड़ा में होता था पहले, अभी यमुनानगर में है। तो टोपरा नाम की जो जगह थी वो काफी फेमस थी बेसिकली अशोक के अभिलेखों के लिए। अगला जो टाइम आया उस टाइम का नाम था गुप्ता एज। और इस टाइम पे हरियाणा में क्या था, योद्धे नाम का एक वंश होता था। मतलब इस जो पोस्ट मौर्य एज थी इसके टाइम पे योद्धे नाम का वंश था, कुनीद नाम का वंश था, अर्जुनायन नाम का गण था। तो ये जो गण थे, अगर अगर नाम का एक गण था, अगरसेन महाराजा अगरसेन का नाम आपने सुना होगा। तो महाराजा अगरसेन ने भाई जैसे कहते व्यापारियों का एक शहर स्थापित किया था, एक सिटी ऑफ ट्रेडर्स, अग्रोहा कह देते हैं हिसार में। तो ये सब टाइम था। तो काफी लंबे टाइम तक इस टाइम पर हरियाणा में मतलब अलग अलग तरीके के वंश काम कर रहे थे। फिर गुप्त वंश आया तो समुद्रगुप्त ने इन सब को, योद्धे नाम का जो वंश था वो काफी लंबे टाइम तक चला। योद्धे नाम का आपको गण भी कह सकते, गणराज्य भी लिखा जाता कई जगह। तो योद्धे नाम का जो गण था उसने अपना पूरा आत्मसमर्पण समुद्रगुप्त के सामने कर दिया था। तो फिर गुप्त काल के टाइम पे हम गुप्तों के अंडर पाए गए। इसके बाद फिर गुप्त जब समाप्त हुए, गुप्तों का कार्यकाल समाप्त हुआ, तो हुनों ने काफी अटैक किए थे भारत पे। तो हुनों के टाइम पे कहीं ना कहीं हुनों ने भी हरियाणा के कुछ हिस्से पे अंबाड़ा वगैरह से उनके सिक्के वगैरह मिले, जिससे हमें यह पता चलता है कि हरियाणा में हुनों ने भी कब्जा किया होगा। उसके बाद हमने देखने को मिला कि भाई गुप्तों के बाद आया, अब अगली बार फिर क्या हुआ, भारत दोबारा से फिर टुकड़ों में बट गया। तो पहले तो मौर्य काल में पूरा एक छत्रराज था, उसके बाद ये अलग अलग टुकड़ों में आपको देखने को मिलेगा पोस्ट मौर्य एज में। इसके बाद दोबारा से फिर एक छत्रराज देखने को मिला गुप्तों का। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि दोबारा से वो टुकड़ों में बस गया, जिसकी वजह से हमने इसको फिर क्या कहा कि ये तो पोस्ट गुप्ता एज है। तो पोस्ट गुप्ता एज कब तक था, 319 एडी से लगभग ये मान लो 570 एडी के आसपास तक श्रीगुप्त नाम के राजा ने मतलब स्थापना की थी। वो फाउंडर मेंबर था बेसिकली गुप्त वंश का, और अंतिम राजा था विष्णुगुप्त, जिसने इस वंश को मतलब अंतिम राजा माना जाता है। तो बेसिकली इस टाइम पे अलग अलग तरीके के राजाओं ने शासन किया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक राजा होता था, राजा का नाम था पुष्यभूति नाम का एक वंश था। जब हर्षवर्धन नाम का राजा आएगा तो उस टाइम का नाम रखेंगे पोस्ट गुप्ता एज। तो इस टाइम पे क्या होगा, पहले तो पूरे भारत में अलग अलग तरीके के वंश देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मिलेंगे आपको चालुक्य नाम के वंश मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा पल्लव नाम के वंश थे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
यहाँ पे था एक गौड़ वंश का राजा होता था शशांक। यहाँ पे होता था मालवा नाम का एक वंश होता था। यहाँ पे एक राज्य होता था मोखरी नाम का एक वंश था, कन्नौज नाम की राजधानी थी। यहाँ पे था हरियाणा में जिसको कहते थे वर्धन या पुष्यभूति वंश। तो अलग अलग तरीके के भारत में राज्य देखने को मिले। इस टाइम पे भी अलग अलग काल देखेंगे। तो पोस्ट गुप्ता एज का नाम पोस्ट गुप्ता एज क्यों पड़ा ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके अलग अलग टुकड़े हो गए थे, इसीलिए किसी एक वंश का नाम नहीं रखा कि किस वंश का शासन है ये। ऐसे नहीं कहा कि वर्धन काल है ये काल है पोस्ट गुप्ता एज, मतलब गुप्तों के बाद का काल, ताकि हमें ये समझ में आए। तो मौर्य काल मौर्योत्तर काल और गुप्त काल गुप्तोत्तर काल, इस तरीके से हिस्ट्री को बांटा हुआ है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला काल है मौर्य काल। तो देखो मौर्य काल में सिंपल सी बात है कि मौर्यों के अधीन तक्षशिला में मुख्यालय था, मेन मुख्यालय था तक्षशिला में। अगर ये बात करें, ये है अपना भारत और मौर्यों का यहाँ पे तक्षशिला पे कब्जा था। तो इस तक्षशिला का मेन ब्रांच थी, उसी के साथ हरियाणा को भी ऐड किया हुआ था। और एक मतलब बर्तन होते हैं एनबीपी, उनकी खोज हमें अलग अलग जगह पे मिली है। जैसे यमुनानगर जिले का सूग जो हरियाणा में है उससे काफी फेमस है। इस क्षेत्र से ये पता चलता है कि यहाँ पर मौर्यों का नियंत्रण होता था। तो हमें तक्षशिला नाम का जो ब्रांच थी उसके साथ ऐड किया हुआ था, और साथ में कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कैसे कब्जा किया हुआ था वो सब चीजें हमें अलग अलग जगह से पता चलती है। इसके बाद अगली चीज आप देखेंगे तो अशोक नाम का जो राजा हुआ, उसने तक्षशिला के विद्रोह को जब दबाने के लिए वो गया, तो जब भी जाता था तो हरियाणा से क्रॉस करता था। उसके बाद उसने जब महात्मा बुद्ध के संदेश को दुनिया को पहुंचाया, तो भी उसने अलग अलग तरीके से जो भी अपने धर्म प्रचारक थे वो भेजे। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं हरियाणा वगैरह से क्रॉसिंग की, जब अलग अलग देशों की तरफ गए। तो इस तरीके की चीजें भी आपको देखने को मिलती है। वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जब भी जाते थे तो यहाँ इसी रास्ते से देखने को मिलता है। उसके बाद अशोक का जो प्रभुत्व था उसको आप देख सकते हैं कि टोपरा का जो अभिलेख है वहां पर अलग अलग चीजें उससे रिलेटेड मिलती हैं। हिसार में एक स्तंभ है, थानेश्वर में चनेटी में उसने स्तूप बनाया हुआ। देखो थानेश्वर में जो अवेन सांग था उसने भी लिखा था कि 300 फुट ऊंचा एक स्तूप होता था। तो थानेश्वर शहर के बारे में उसने काफी कुछ बताया, क्योंकि थानेश्वर राजधानी थी हर्षवर्धन की, और हर्षवर्धन की राजधानी के टाइम पे हवेन सांग भारत में आया था यात्री के तौर पे, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट था। तो अंबाला जिले में यमुना नदी के तट पे उस टाइम पे ये अंबाला जिले में होता था। तो ये एक गांव था टोपरा, वहां पर ये मतलब बेसिकली स्थापित था। टोपरा मेरठ के दोनों को उठा के और यमुना नदी के अंदर पानी में, मतलब यमुना नदी के अंदर नाव में डाल के, और टोपरा से धीरे धीरे फिरोज शाह तुगलक ने 1356 ईस्वी में इसने दिल्ली इसको स्थापित करवा दिया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि भाई कौन सा राजा था जो अशोक के शिलालेखों को उठा के ले गया था दिल्ली। तो फिरोज शाह तुगलक का नाम काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उसने कहीं ना कहीं इतिहास के साथ छेड़छाड़ की और अशोक का नाम कई जगह बदलवा कर अपना नाम रखवाया गया। तो ये भी चीज अपने आप में मानी जाती है कि इस तरीके की घटनाएं भी देखने को मिलती। इसके जो एडिक्ट्स थे, जो ये अलग अलग रिकॉर्ड्स थे, जो ये शिलालेख थे, इनमें जैसे भाई अलग अलग तरीके की बातें बताएगी। हमारे सोसाइटी क्या है, यहाँ पे किस तरीके के जानवर हैं, किस तरीके के इंसान हैं, उनके लिए सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो उन पानी का प्रबंध है, छायादार पेड़ हैं, वो सब बातें इनमें बताएगी। तो इनके अंदर हर एक पत्थर, जो ये पत्थर है, हर पत्थर पे 14 बातें लिखी हुई थी। ठीक है, बेसिकली हर पत्थर पे 14 बात। जैसे भाई पहले बात में बताया कि मेरे को भाई पशु बलि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, अगर कोई पशुओं की बलि दे तो वो ठीक बात नहीं है। तो इस तरीके की बातें अशोक ने बताई थी अपने पत्थरों पे, अपने अलग अलग शिलालेखों के माध्यम से। तो इनमें जैसे 13वें नंबर की जो बात थी उसको कहते हैं, जैसे बेसिकली एक जगह थी उड़ीसा में जिस जगह का नाम था धौली और एक का नाम था जोगढ़। तो यहाँ पे दौड़ी और जोगढ़ नाम की जगह थी, वहां पर और जगह जो पत्थर है वहां पे तो लिखवा दिया। 13वें नंबर की जो बात थी वो ही लिखवाई कि भाई मैंने कलिंग का युद्ध कैसे लड़ा और वहां पर कैसे अटैक किए, और मेरे जो जो मेरी नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं, मतलब जो भी राज्य राजा कर रहे हैं, चोल चेर पांडे जो राजा होते थे जो इसके साउथ में शासन करते थे, उनके बारे में इसने बताया। तो बेसिकली लेकिन जब दौड़ी और जोगढ़ की बात आई लिंग में, तो वहां पे 13वें नंबर की बात बदल दी थी इसने। वहां पे लिखवा दिया था कि सारी प्रजा मेरी संतान है, खुद प्रियदर्शनी राजा के रूप में जाना गया। तो अलग अलग चीजें आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बस आपको क्या देखना है कि हमें हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड अशोक के बारे में क्या पता होना चाहिए। तो उसके जो शिलालेख थे वो राजा के नैतिकता, देखो आपको यह पता है कि उसका जो इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू था उसी की वजह से उसको महान कहा जाता है।
कि उसने लड़ाई भी नहीं लड़ी और पूरा साम्राज्य भी ऐसे चला के दिखा दिया जैसे मतलब उसको कोई परेशानी भी नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज अपने आप में है। उसने अलग अलग माध्यमों से जनता से बात की, कहीं ना कहीं किसी को अगर देखो सेना भी कम नहीं की ताकि कोई पड़ोसी राज्य कब्जा ना कर ले, और कहीं ना कहीं ये देखो अलग अलग स्तंभ खड़े करवाए, उसके ऊपर भाई 4 शेर बैठा दिए। ठीक है, तो सारनाथ में जो मतलब स्तंभ खड़ा करवाया अशोक स्तंभ, तो वो बेसिकली क्या था, ये दिखाने के लिए भाई शेर हैं, चारों के चारों शेर बैठे हुए हैं, मतलब चारों दिशाओं में ताकत है, और शांत बैठा है तो मतलब कुछ कहो मत, कहीं मतलब गुस्सा ना आ जाए। तो इस टाइप की चीजें क्या है, गरजता हुआ शेर नहीं बनाया गया है, शांत शेर बनाया गया है, चारों दिशाओं में दिखाया गया। तो शांति भी है और ताकत भी है, दोनों चीजों का प्रतीक दिखाया गया। ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंडिकेशन थी पड़ोसी राज्यों को कहीं ना कहीं दबा के रखने की। अगर सबको ये पता चल जाए भैया तो बाबा बन गया, अभी ये कुछ नहीं करेगा, तो तभी कब्जा कर लेते उसके ऊपर। लेकिन उसकी जो हरकतें थी उसको लगा, उनको लगा कि जनता के लिए है ये ऐसा। ठीक है, कलिंग जैसा युद्ध जब उसने लड़ा हुआ है तो वो शरीफ इंसान थोड़ी है। तो इस तरीके की जो सोच थी वो अशोक को अपने आप में उस टाइम का सबसे ग्रेट किंग बनाती है। उसीलिए इतिहासकार उसको देख के दंग रह जाते हैं कि इतनी जबरदस्त सोच उस टाइम पे कैसे उसने डेवलप की होगी। तो इस तरीके की चीज जो महामात्र थे उनकी नियुक्ति की। ठीक है, तो अलग अलग बातों को बताया गया है कि भाई क्या मेरी सोच है, कैसे मैं काम करता हूं, वो सब बातें इसने बताई हुई हैं। इसके बाद ये जैसे हरियाणा सरकार ने एक गांव है जो टोपरा नाम का, उस गांव के अंदर एक बेसिकली एक आर्कियोलॉजिकल पार्क बनवा रही है, जिसमें अशोक के अलग अलग तरीके के स्तंभ वगैरह और उसके जो जो भी पिलर्स हैं, जो भी एडिक्ट्स हैं, उन सब को यहाँ पे रखेगी। तो ये बेसिकली एक अशोक चक्र का एक फोटो भी दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे काफी बड़ा एरिया है। ये गांव ने भी मतलब ये लगा लो 20-25 एकड़ जमीन दी है ताकि उसको अच्छे से डेवलप किया जा सके। तो ये चीज है कि हमें कहीं ना कहीं एक आर्कियोलॉजिकल पार्क भी देखने को मिलेगा जो यमुनानगर के टोपरा कला गांव में स्थित होगा। इसके बाद आप बात करते हैं तो हवेन सांग का आपने पता ही है कि भाई हवेन सांग ने ये बताया था कि शहर के जो थानेश्वर शहर था, जब ये आया था तो इसने हर्षवर्धन के टाइम पे बताया था कि भाई थानेश्वर शहर कैसा था। उसके मतलब थानेश्वर में क्या देखने को मिला, 300 फीट ऊंचा एक लाल पीले रंग की बहुत चमकीली मतलब, और उसके अंदर शिव जो बुद्ध थे उनके अवशेष उसके अंदर रखे हुए थे। जो आपको बताया था हर्मिका नाम की जगह होती बेसिकली स्तूप के ऊपर, उस हर्मिका में कोई पवित्र वस्तु रखी जाती, तो वो महात्मा बुद्ध के शरीर से रिलेटेड था। तो इस तरीके की बातें इसने बताई हैं कि भाई एक स्तूप होता था। इस स्तूप को फिर बाद में कनिंगम नाम के एक इतिहासकार जो बाद में भारत के इतिहास को जानने के लिए घूम रहे थे, उन्होंने सरस्वती नदी के तट पे ऐसे ही एक स्तूप को ढूंढा जहां पर लाल या पीले रंग की जो मिट्टी थी वो ही पाएगी ढेर के रूप में। तो वो चीज कहीं ना कहीं फील हुई कि हाँ ये जो अवेन सांग ने बातें कही हैं सीयू की नाम की बुक में, वो बातें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो फतेहाबाद में अन्य स्तंभ था, जैसे शायदागरो या हासी जैसे पुरातन के कुछ नजदीकी स्थान थे जहां पर अशोक के एपिग्राफ को जानबूझकर नष्ट किया गया और फिरोज शाह द्वारा प्रतिस्थापित किया था। ये बात हमने कहीं ना कहीं फील होती है कि ये चीजें लगती है कि कहीं ना कहीं फिरोज शाह ने ऐसा किया होगा। इसके बाद देखो ये था मौर्य काल। अब मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, ये बात आपको पता चल गई कि मौर्योत्तर काल में भारत में कहीं सूंग वंश, कहीं पे कणव वंश, कहीं पे महामेघवान या चेदी वंश नाम का वंश था। कलिंग नाम के राज्य की जगह पर यहाँ पर बहुत जबरदस्त राजा खारवेल शासन करता था। ऐसे ही आंध्र सातवाहन वंश के राजा होते थे, अपनी माँ के नाम पे नाम रखते थे। ठीक है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद विदेशियों के आक्रमण हुए और उन्होंने हरियाणा पे कब्जा, तो हरियाणा पे कुषाणों का कब्जा होता था। हरियाणा में जब आप देखेंगे तो हरियाणा का जो बेसिकली एरिया था उसके अंदर अलग अलग गण देखने को मिले, जैसे अंबाला वगैरह की तरफ कुणिंद नाम का एक गण था, ऐसे ही नीचे महेंद्रगढ़ की साइड अर्जुनाय नाम का गण था, ऐसे ही हिसार वगैरह में अगरसेन के नाम से अगर नाम का गण था, और बाकी जो हरियाणा था उसमें योद्धे नाम का गण देखने को मिलता है। योद्धे जो थे वो बेसिकली युधिष्ठिर के वंशज होते थे। तो इन्होंने काफी लंबे समय तक शासन किया और पहले तो ये कुषाणों के अंडर रहते थे, सिक्के भी जारी करते थे, उनके भी मिले हैं और इनके भी मिले हैं। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग राज्यों का अधिकार या कहीं ना कहीं साथ लेके और उनके साथ अटैक किया। बाद में फिर पूरे हरियाणा पे योद्धे का राज देखने को मिलता। तो इसको हम मौर्योत्तर काल में वो चीज समझेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो मौर्यों के पतन के बाद क्या हुआ था, यहाँ पर इंडो ग्रीक शासक या
बैक्टीरियन यूनानियों के आक्रमण हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी ये जिक्र मिलता कहाँ के यहाँ पर अटैक हुए, तो पतंजलि जो था वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहता था, उसने भी ये बात कही। पुष्यमित्र शुंग ने खुद इंडो ग्रीकों को हराया था एक बार, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कालिदास की जो नाटक था माल विकिंग मित्र जो नाटक था, उसके अंदर भी इस बात को बताया गया। गार्गी संहिता में भी इन सब बातों का जिक्र किया गया कि भारत पे विदेशियों के आक्रमण हुए। इंडो ग्रीक शासकों के हमारे पास केवल सिक्के, सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है हिस्टोरियंस के लिए, उन्होंने केवल इस पूरी हिस्ट्री को सिक्कों के माध्यम से लिखा हुआ है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंग के शासन के अंत में गणतांत्रिक लोग, देखो गणों ने यहाँ पर क्या कर लिया था, उदय हुआ उनका, वो कहीं ना कहीं अराइज किया, उन्होंने सिस्टम को अपने हाथ में लिया। और योद्धे, कुनिंद, अर्जुनायण, इन सब के बारे में हमें सिक्के मिलते, तो योद्धे और अगर, ये हरियाणा के दो महान गण होते थे उस टाइम पे। बाकी जो दो थे कुनिंद और अर्जुनायण, ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एरिया पे कब्जा किए हुए थे, जैसे महेंद्रगढ़ एक तरफ, तो जो कुनिंद थे वो ऊपर अंबाला की तरफ थे, और जो अर्जुनायण थे वो नीचे महेंद्रगढ़ की तरफ या राजस्थान की तरफ मानते। बहुत सारी जगह आपको उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भी देखने को लिखा मिल जाएगा, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखो अभी एक मैप देखेंगे, देखो ये थे योद्धे की जो राजधानी थी वो थी प्रकर्तनाक, नौरंगाबाद नाम की जगह है आजकल भिवानी नाम के जिले में बेसिकली। तो योद्धे काफी इंपोर्टेंट था। देखो सबसे पॉपुलर एरिया योद्धे का है, ये लिखा हुआ है अर्जुनायण, यहाँ पे लिखा हुआ है कुनिंद। तो कुनिंद जो था वो उत्तराखंड वगैरह में देखने को मिलता था, कुनिंद नाम का गण था। और यहाँ पे थे ओदुम्बराज। जब इन्होंने योद्धे ने हरा था कुषाणों को, तो दो की सहायता ली थी, कुनिंदों की भी ली थी और ओदुम्बराज की भी ली गई थी। उसके बाद इन्होंने हरा के तब अपना साम्राज्य कहीं ना कहीं स्वतंत्रता रूप पूर्वक स्थापित किया था। अब आप देखेंगे जैसे भारतवर्ष में हमने देखा था कि भाई पोस्ट मौर्य एज में हमने समझ लिया था कि किस एरिया पे कौन शासन किए हुए था। तो बेसिकली योद्धे नाम का जो गण था इसने शासन किया था 150 ईसा पूर्व से 150 बीसी से लगभग 350 एडी तक के टाइम में। और उसके बाद योद्धे जो मतलब बेसिकली मौर्यों के बाद योद्धे अस्तित्व में आए थे। योद्धे का जो लेख है वो महाभारत के द्रोण पर्व, जो मतलब द्रोणाचार्य नाम के गुरु थे उनका एक पर्व होता था, उसमें भी योद्धे नाम बार बार देखने को मिलता है। पाणिनि की जो पुस्तक अष्टाध्यायी, उसमें एक आ गया कि इनको हथियार बहुत पसंद होते थे। तो हथियार पसंद है तो लड़ना झगड़ना, और लड़ना झगड़ना तो भाई काफी बड़े इससे उनका ये रहा होगा, शासन वगैरह स्थापित किया होगा। इसके बाद इनका उल्लेख जूनागढ़ का जो अभिलेख है, रुद्रदामन नाम का एक बहुत जबरदस्त राजा होता था, उसने भारत का पहला संस्कृत अभिलेख गढ़वाया था। शक नाम का एक वंश था, उस शक वंश में उसने एक अभिलेख गढ़वाया था जिसका नाम था जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख कहते हैं। गिरनार नाम का एक पर्वत है, उसके ऊपर वो अभिलेख पाया जाता है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त ने जब शासन किया तो उसने भी, क्योंकि इन पे समुद्रगुप्त ने ही तो इनका शासन बाद में हड़पा था, तो वो चीज आप अपने आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी लिखा हुआ कि योद्धे होते थे। इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है, तो इलाहाबाद नाम का जो शहर था उसका नया नाम है प्रयागराज, और उसी को प्रयाग प्रशस्ति, वहां पे एक पत्थर गड़ा हुआ है, उसी में समुद्रगुप्त की काफी विशेषताएं लिखी हुई है, तो उसी को प्रयाग प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। इस वंश का जो संस्थापक था वो युधिष्ठिर वंश योद्धे था, और उसने प्रकर्तनाक, नौरंगाबाद, भिवानी को अपनी राजधानी बनाया। तो ये बात आपको बेसिकली समझ में आ गई होगी। अलग अलग स्थानों से जो सिक्के प्राप्त हुए उनसे पता चलता है कि पहले योद्धे गणराज्य कुषाणों के दिन था, लेकिन बाद में उसने ओदुम्बराज और कुनिंदों के साथ मिलकर कुषाणों को हराया। यह सभी गण यमुना और सतलज नदी के मध्य रहते थे। ओदुम्बराज और कुनिंद ये अपना साम्राज्य हारकर अंत में योद्धे गण द्वारा हरियाणा पर कब्जा कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। तो फाइनली हरियाणा पर किसका बेसिकली कब्जा हुआ, तो योद्धे का कब्जा हुआ। ये योद्धों का एक सिक्का जो अलग अलग, जैसे खोखरा कोट नाम की जगह रोहतक के पास, वहां पर भी मिलता है। अलग अलग जगह से इनके सिक्के बरामद हुए हैं। ये भी वही सिक्के का एक बड़ा फोटो दिया गया है। ये अगले हैं अगर नाम का जो गण था, उनके जो संस्थापक थे महाराजा उग्रसेन या अगरसेन कहते हैं। अग्रवाल नाम की जो मतलब कहीं ना कहीं एक सरनेम होता है, गोत होता है अग्रवाल, तो वो काफी माना जाता है। अब देखो इंपोर्टेंट क्या है, 2016 में मालदीव नाम का जो देश है ना, उन्होंने महाराजा उग्रसेन के नाम पे एक पोस्ट, कहीं ना कहीं पोस्ट मतलब जैसे डाक के लिए होती है, उसको जारी किया था, डाक टिकट जारी की थी। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगी थी। तो अपने भारत ने इसके लिए भी एक डाक टिकट जारी की गई थी, वो पहले डाक टिकट जारी की गई थी 1976 में। तो कहीं ना कहीं मालदीव और जो महाराजा उग्रसेन थे
महाराजा उग्रसेन, क्योंकि महाराजा उग्रसेन ने व्यापार की एक पूरी प्रजाति आगे बढ़ाई, व्यापारियों को आगे बढ़ाया। जैसे हरियाणा में आप देखेंगे तो बणिये कहते हैं, तो बणियों का एक पूरा व्यापारी वर्ग है, तो वैश्य नाम की जो जाति होती थी उसमें बणियों को काउंट किया जाता था। और कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे अलग अलग मतलब गोत्र माने जाते हैं, 17-18 गोत्र हैं जो इनके काफी फेमस हैं। तो महाराजा उग्रसेन जो थे वो अगर गणतंत्र को अगरोदका के नाम से भी जाना जाता है। अगरोहा अगर गणतंत्र की राजधानी थी। महाराजा उग्रसेन ने अगरोहा नगर बसाया था, तो अगरोहा नगर को व्यापारियों का नगर भी कहा जाता है। पाणिनि ने अगरोहा का उल्लेख अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया है। अगरोहा में एक ईंट मिली जिस पर 7 स्वरंकित थे, सारे गामा पाधानी। तो ये चीज बताई जाती देखने को मिल सकती है। बरवाड़ा व अगरोहा से सिक्के प्राप्त हुए थे जो बताते हैं कि भाई यहाँ पर हिसार में अगर नाम का गणराज्य देखने को मिलता है। इसके बाद मालदीव ने 1 अक्टूबर को उग्रसेन जन्मदिन को मनाने के लिए अगरोहा के प्रसिद्ध महाराज अग्रसेन के लिए एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और मालदीव और भारत के बीच के व्यापारों को बढ़ाने के लिए ऐसा देखने को मिलता है। तो 1976 में भारत ने भी एक डाक टिकट जारी किया था महाराजा उग्रसेन के लिए। और अग्रवाल और अग्रहरी समुदाय है जो महाराजा उग्रसेन के वंशज हैं, जिन्हें संपूर्ण मारवाड़ी समुदाय का संस्थापक पिता माना जाता है। जिंदल, बंसल, मित्तल, सिंगल, गोयल्स, गर्ग और तायल सहित अग्रवाल के अधीन लगभग 18 गोत्र हैं या वंश हैं, जो बेसिकली उत्तर भारत में व्यापारियों का एक राज्य स्थापित करने का इनको श्रेय दिया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें इससे रिलेटेड हैं। तो हिस्ट्री में ये अग्रसेन की बावड़ी है जो पहले महाराजा अग्रसेन ने दिल्ली में बनवाई थी, बाद में फिर उन्हीं के मतलब व्यापारियों ने मिलके एक अग्रसेन की बावड़ी बनवाई थी। ये मूवी आपने देखी होगी पीके, उसमें आमिर खान उग्रसेन की बावड़ी में बैठा रहता है, इसे मूवी में सीन भी दिखाया गया है। इसके बाद ये महाराजा अग्रसेन का एक कॉलेज है मेडिकल रिसर्च के लिए, अगरोहा हिसार में ही। ऐसे ही कुनिंद जो थे, कुनिंदों का प्रसार अम्बाड़ा जिले में था और इन्होंने कहीं ना कहीं योद्धों का साथ दिया था कुषाणों को हराने में। अर्जुनायन जो गण था वो राजस्थान के कुछ भाग और हरियाणा महेंद्रगढ़ क्षेत्र में व्याप्त है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये वही मैप है जो आपको पहले हमने देखा था। तो बेसिकली इसके बाद अगला जो काल है, तो हमने समझ लिया मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। अगला जो काल था उस काल का नाम था गुप्त काल। तो गुप्त जो काल था, समुद्रगुप्त का जो मगध साम्राज्य बनाने का बेसिकली उसने क्या किया, धीरे धीरे पहले योद्ध वंश के राजाओं को अपने अधीन किया, और ये बात हमें प्रयाग प्रशस्ति से पता चल गई। इसके बाद जो संस्कृति थी वैसी ही बनी रही। मतलब ये नहीं था कि उसने पूरा कल्चर चेंज कर दिया, उसने केवल वहां पर एक प्रशासनिक सिस्टम सेटअप किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो मेहरौली लोह स्तंभ है उससे पता चलता है कि उसने जब पंजाब तक आक्रमण किया, लेकिन बाद में स्कंदगुप्त को हराने के लिए हुनों ने अटैक किया, लेकिन स्कंदगुप्त ने हुनों को हरा दिया। जब स्कंदगुप्त की डेथ होगी तो उसके बाद हुनों के 2 कमांडर थे, तोमरान और मिहिरकुल, उसने हरियाणा के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। जो हमें सुगोरम्बाड़ा से सिक्के प्राप्त हुए उनसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हुनों का भी अधिकार रहा होगा। तो गुप्त काल, ये गुप्त काल है भाई। देखो ये आप देखेंगे योद्धे, और ये गुप्त काल के टाइम पे ये पूरी बाउंड्री होती थी जो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, इसके बाद ये गुप्तों के टाइम पे चंद्रगुप्त प्रथम ने ये काम किया था। समुद्रगुप्त ने इतने एरिया पर कब्जा कर लिया था और चंद्रगुप्त सेकंड ने लगभग इतने एरिया को कहीं ना कहीं मिला लिया था। इसके बाद आप देखेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तों के बाद का जो काल है, देखो गुप्त काल में हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, लेकिन गुप्तोत्तर काल में एक पूरा वंश था, पुष्यभूति वंश, जिसके नाम पे हरियाणा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामों में आपसे पूछे जाते हैं। तो हरियाणा का जो पुष्यभूति वंश था, ये गलत से लिखा हुआ है, पुष्यभूति है, पुष्पभूति नहीं। इनका एक नया राजवंश था जिसको श्रीकंठ जनपद, जो ये एरिया था इसको कुरुक्षेत्र वगैरह को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। इसके बाद पुष्यभूति संभवतः समुद्रगुप्त या उसके उत्तराधिकारी सामंत है। सामंत क्या होते थे? सामंती होते जैसे राजा जब काफी बड़े एरिया पर कब्जा कर लेता था तो वो अपने कुछ छोटे छोटे हिस्सों को अलग अलग आदमियों को सौंप देता था ताकि वहां पर अच्छे से प्रशासन चलाया जा सके। उनको सामंत कहते थे। फ्यूडलिज्म एक वर्ड चलता था कहीं ना कहीं यूरोप में, उसी शब्द को सामंत के रूप में यहाँ पे रखा गया। फिर इक्तादार भी रखा गया, मनसबदार भी रखा गया, नायंकार भी रखा गया, अलग अलग शब्दों में जाने जाते हैं। हर्षों के जो शिलालेख है, हर्षमा जो राजा था उसके शिलालेख से पता चलता है कि भाई उसके वंश में 6 महान राजा होते थे। नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन। तो प्रभाकरवर्धन था, इसी के 2 लड़के थे, राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन। तो बेसिकली वंश के पहले 3 शासकों ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। ये माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं सामंत रहे होंगे, इसीलिए ऐसा उन्होंने किया।
इसके बाद ये हर्षवर्धन के टाइम पे जैसे पुष्यभूति नाम का जो वंश था, ये पुष्यभूति थे, ये मोखरी थे जो हमने देखा था, कन्नौज उनकी राजधानी थी। गुप्तों के बाद यहाँ पे मगध साम्राज्य में गौड़ नाम का वंश होता था। इस गौड़ वंश का जो जबरदस्त राजा होता था, उस राजा का नाम था शशांक। इसने, ये कहीं ना कहीं पंडित था और इसने बौद्ध धर्म का जो बोधि वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी, उसको कटवा के गंगा नदी में फेंकवा दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद चालुक्य थे, जैसे पुलकेशिन सेकंड नाम का राजा था, उसके साथ झगड़ा हो गया था, लड़ाई हो गई थी। तो नर्मदा जो नदी है, इस नर्मदा नदी को इन्होंने अपनी बाउंड्री बना लिया था। तो अलग अलग तरीके के राजा यहाँ पे, जैसे चालुक्य की दो ब्रांच थी, एक थी चालुक्य जो बादामी के चालुक्य कहते थे, ये राजधानी थी बादामीन की, और एक थी वातापी के चालुक्य, या मतलब बादामी या वातापी, और एक थे वेंगी का चालुक्य। तो चालुक्यों की अलग अलग ब्रांच देखने को मिलती है। इसके बाद आप देखेंगे तो प्रभाकर वर्धन ने, आदित्य प्रभाकर वर्धन जो थे वो आदित्य वर्धन के पुत्र थे, और उन्होंने भाई काफी जबरदस्त तरीके से अपना नाम आगे बढ़ाया, और उन प्रभाकर वर्धन को प्रतापशिला भी कहा जाता है। हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। जो हवेन सांग आया था इसके दरबार में, उसने इस बात को कहा कि हाँ ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो हर्ष के नाम से सिक्के वगैरह भी जारी है, उसने प्रतापशिला के नाम से भी सिक्के जारी किए। तो ये सब चीजें भी देखने को मिलती है। हरियाणा का जो महान सम्राट था प्रभाकर वर्धन, उसकी डेथ हो गई थी 605 एडी में, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, इसका लड़का था राज्यवर्धन सेकंड, जिसको राजा बनाया गया। इसकी जो लड़की थी राज्यश्री, उसका विवाह इन्होंने यहाँ पे मोखरी वंश का एक राजा होता था ग्रह वर्मा, उसके साथ किया था। तो ग्रह वर्मा को धोखे से गौड़ वंश के राजा शशांक और मालवा जो वंश था, इस मालवा जो जगह थी, इस मालवा का एक राजा होता था जिसका नाम था देवगुप्त, इन दोनों ने मिलकर धोखे से मार दिया था। तो राज्यवर्धन बदला लेने के लिए, जब जैसे राज्यवर्धन जब बदला लेने के लिए गया, तो उनको भी, जो शशांक था ये राज्यवर्धन को जानता था, तो उसने भी धोखे से राज्यवर्धन को मार दिया था। तो राज्यवर्धन की हत्या के बाद फिर हर्षवर्धन मात्र 16 साल की उम्र में 606 एडी में राजगद्दी बैठा था। तो इसने राजगद्दी बैठने के बाद कहीं ना कहीं जो इनकी बेटी थी, जो प्रभाकर वर्धन था, उसने अपनी बेटी राजश्री को ग्रह वर्मा से विवाह करके कन्नौज के मोखरी के साथ गठबंधन किया, जिसके महत्वपूर्ण परिणाम निकले। राज्यवर्धन को अपने पिता की मृत्यु के बाद पता चला, जब वह उन्हों से लड़ने में व्यस्त था, थानेश्वर पूछने के बाद उसे मालवा के राजा द्वारा अपने बहनों ग्रह वर्मा की हत्या और उसकी बहन राजश्री को कैद करने के बारे में पता चला, जो गौड़ के राजा शशांक के साथ में था। तो कोई यहाँ पे जो राज्यवर्धन था वो ये मानता था कि शशांक उसका दोस्त है, लेकिन वे दोनों आपस में गुप्त संधि किए हुए थे कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा या हमें कोई दुश्मन दिखाई देगा तो हम उसको मार देंगे। तो शशांक ने धोखे से मार दिया था ग्रह वर्मा को, सॉरी ग्रह वर्मा को भी और राज्यवर्धन को भी। तो हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई था उसको भी मार दिया था। तो राज्यवर्धन ने जल्द ही मालवा नरेश पर प्रतिशोध लेने के लिए अभियान शुरू किया, उसे हराया और कन्नौज को पुनः स्थापित किया। लेकिन गौड़ राजा शशांक की चालाकी से उसने काम लिया और उसने धोखे से उसे मार दिया। ये सब कहानी हमने बेसिकली समझ ली है। तो ये चीज आपको बेसिकली लिख के दी हुई, ताकि आपको अच्छे से बाई चांस एक बार पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से चीज समझ में आ जाती है। तो 606 ईस्वी में कुछ समय के बाद वो राजगद्दी पे बैठा थानेश्वर की राजगद्दी में बैठने के बाद भाई, जैसे कहीं ना कहीं वो अपनी बहन थी, उसकी बहन राजश्री, वो विंध्याचल पर्वत के जंगलों में चली गई थी मरने के लिए, तो सती होने गई थी, उसको वापस लेके आया। पहले उसको राजगद्दी बैठाया लेकिन वो मानी नहीं, उसके बाद खुद अपनी राजधानी वहां पे स्थापित की। तो अलग अलग तरीके से उसने पूरे उत्तर भारत पे कब्जा कर लिया था। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। तो थानेश्वर को राजधानी चेंज करके उसने कन्नौज में स्थापित कर ली थी। इसके बाद आप देखेंगे कि हर्षवर्धन का जो सेनानायक था वो भंडी था। बाद में हर्षवर्धन की मौत के बाद भी ये राजा गद्दी पे देखने को मिलता है। सेनानायक जो सिंहनाथ था, हर्षकाल की जो सिक्के हैं वे सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का विद्वान था और लेखक भी था। उसने 3 नाटक रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लेना। बाण भट्ट, मयूर व दिवाकर उसके दरबार में रहते थे। तो पूछेगा कौन सा उसके दरबार में रहता था, इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं। हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित, उसकी रचना कादम्बरी नाम की 2 पुस्तक, ये 2 पुस्तकें लिखी थी बाण भट्ट ने। और हर्षवर्धन ने 634 ईस्वी में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा नदी के किनारे युद्ध किया। यहाँ पे थोड़ा सा एक दिक्कत है कि कई सारी जगह इनको 618 और 19 दिखाया गया, कई जगह 634 दिखाया गया है। पुलकेशी सेकंड ने इसको बुरी तरीके से हराया था, ऐसा माना जाता है, और जिसका वर्णन पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में मिलता है। जो बाण भट्ट की हर्षचरित है और जो अपने हवेन सांग उसकी सीयू की पुस्तक है, उसमें कहीं भी नहीं मिलता कि हर्षवर्धन को हराया, लेकिन यहाँ पे इसने ये बात लिखी है। जिस अभिलेख को लेखक रवि कीर्ति द्वारा लिखा माना जाता है, और ये पुलकेशिन सेकंड के दरबार में रहता था। ये आपको ध्यान रखना है कि पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि कौन थे, तो रवि कीर्ति। ये हर्षवर्धन है और हर्षवर्धन का ये साम्राज्य बेसिकली देखने को मिलता है।
तो हर्षवर्धन का, इसके बाद ये हर्ष का टीला है जो आपको कुरुक्षेत्र में मिलेगा। ये हर्षवर्धन के टाइम पे चलाए गए सिक्के हैं। इसके बाद हर्षवर्धन ने 633 ईस्वी में वल्लभी गुजरात के शासक ध्रुवसेन को हराया। कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध के दांत का अवशेष भी प्राप्त किया। हवेन सांग जो हर्षवर्धन के राज्यकाल में आने वाला एक चीनी यात्री था, उसने सीयू की नाम की पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उसने थानेश्वर के वैभव संपत्ता का वर्णन किया। उसके अनुसार थानेश्वर में एक 300 फुट ऊंचा स्तूप होता था और उसने यमुनानगर के सूप के बारे में वर्णन किया। नालंदा विश्वविद्यालय में उसने 5 साल बिताए और वो 629 में भारत आया था, लगभग 644 ईस्वी में। ये भी कई जगह आपको अलग अलग साल देखने को मिल सकते हैं। प्रारंभ में जो हर्ष था वो शिव का और सूर्य का उपासक था, लेकिन दिवाकर नाम का एक आदमी होता था, दिवाकर गुप्त, उससे प्रभावित होकर हीनयान उसने अपना लिया था। बाद में हवेन सांग के प्रभाव में वह महायान शाखा को मानने लगा। तो ये जो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, हीनयान और महायान, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इलाहाबाद में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और हर्षवर्धन के काल को हरियाणा का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। जैसे गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। इसकी मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है और ये था हवेन सांग जो भारत में आया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। लेक्चर के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। तो थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।